हम लोग बात कर रहे थे आपका राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में, और ये देख रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के उपबंध हैं उनके मुताबिक जो राष्ट्रपति की हैसियत और स्थिति है उसमें उन्हें वास्तविक प्रमुख माना जा सकता है या नहीं, वो सिंबल ऑफ नेशन है या रूलर ऑफ नेशन है। इस संबंध में हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने कहा था कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार, और जब इस संविधान के अनुसार उसका प्रयोग करना शुरू करेंगे वो, तो कल हम लोगों ने देखा था कि अनुच्छेद 74 उसकी उपस्थिति है, उनसे ये अपेक्षा करना शुरू कर देगी वो सिंबल ऑफ नेशन बने, न कि रूलर ऑफ नेशन। इसके बाद दूसरी बात कह रहा है, पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। जो कुछ ऊपर कहा गया उसकी जो व्यापकता हो सकती है उसको किसी प्रकार से विपरीत रूप से प्रभावित किए बिना, ये और स्पेसिफिकली कह रहा है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। यहां तक बात ठीक है, और इसके तुरंत बाद जो कह दिया वो ये तय कर देता है फिर कि राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नेशन है, न कि रूलर ऑफ नेशन। क्योंकि ये तो ठीक है कि संघ के जो बल हैं उनका सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, यहां तक बात ठीक है, तो वो सिंबल ऑफ नेशन है, उनमें निहित होगा। लेकिन जहां तक बलों के उपयोग की बात है, जो ये तय करेगी कि वो रूलर ऑफ नेशन है या नहीं, उसके बारे में कह दिया और उसका उपयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। और जब संघ के सर्वोच्च बल, उनके सुप्रीम कमांडर वही है, तो फिर उन्हें यह हक होना चाहिए कि वे उसका उपयोग कर पाए। लेकिन वो स्थिति नहीं है। संघ के सर्वोच्च बल के कमांडर हैं, लेकिन सर्वोच्च बलों का जो उपयोग है वो विधि द्वारा विनियमित होगा, और कानून ये बनाने की जो प्रक्रिया है ये कॉन्स्टिट्यूशन इसी से विनियमित होगी, इसी से रेगुलराइज होगी। और जो कानून बनाने की प्रक्रिया आप देखेंगे उसमें संसद का रोल आ जाएगा, और संसद में प्राइम मिनिस्टर या जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे वही मेजॉरिटी में होगी। तो कुल मिलाकर जो पोजीशन आ जाएगी वो संघ के सर्वोच्च बलों के कमांडर तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका उपयोग अपने हिसाब से कर पाए ये नहीं हो पाएगा। क्यों? आपका 53 सबसेक्शन 1 और 53 सबसेक्शन 2 इस बात को क्लियरली लेट डाउन कर देता है। 53 में कहा कि समस्त कार्यपालिकी शक्ति उन्हीं में निहित है, लेकिन इसका प्रयोग संविधान के मुताबिक करेंगे। और फिर सबसेक्शन 2 कहता है कि संघ के सर्वोच्च जो रक्षा बल हैं, संघ के जो रक्षा बल हैं उनके सर्वोच्च सुप्रीम कमांडर वो हैं, लेकिन उसका प्रयोग वो विधि द्वारा विनियमित तरीके से ही करेंगे। और इससे पहले यह भी लिख दिया कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तो 53 सबसेक्शन 2 इसी संविधान का तो भाग है। 53 सबसेक्शन 2 को 53 सबसेक्शन 1 से अलग करके तो नहीं देख पाएंगे। और जब 53 सबसेक्शन 1 ऑलरेडी कह रहा है कि कार्यपालिकी शक्ति आप में निहित है, लेकिन उसका उपयोग संविधान के मुताबिक, और 53 सबसेक्शन 2 वो भी सेम आर्टिकल का भाग है। इसका मतलब यह हुआ कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही भाग है। और 53 सबसेक्शन 2 में यह भी लिख रहा है कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मीनिंग देयर बाय कि जब हम पढ़ना शुरू करेंगे
तो ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे मानो 53 सबसेक्शन 2 में 53 सबसेक्शन 1 भी लिखा है, ऐसे पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा तो यह है ना कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सुगमता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पढ़ना ठीक ठीक हो सके, इसके लिए 53 सबसेक्शन 1 और 53 सबसेक्शन 2 अलग अलग कर दिया। अदरवाइज पढ़ा तो एक ही साथ जाएगा, क्योंकि 53 सबसेक्शन 2 में जो शब्द लिखे हैं वो न भी लिखे हों तो भी 53 सबसेक्शन 2 को आप 53 सबसेक्शन 1 के, ठीक है, आधार पर यह तो नहीं मान सकते कि 53 सबसेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है और 53 सबसेक्शन 1 कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है, मानो तो तब भी यही जाएगा। लेकिन कोई कंफ्यूजन ना है, इसके लिए 53 सबसेक्शन 2 से पहले उन्होंने लिख दिया कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यू मस्ट रीड बोथ आर्टिकल्स सिमल्टेनियसली, साथ साथ पढ़े जाएंगे, एक साथ। और जब एक साथ पढ़ेंगे तो पोजीशन क्या निकल कर आ रही है कि समस्त कार्यपालिकी शक्ति आप में निहित है, किंतु उसका उपयोग कॉन्स्टिट्यूशन इसके द्वारा बताए गए तरीके से ही है। और 53 सबसेक्शन 2 इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और 53 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जो संघ के रक्षाबंधन है, यू आर द सुप्रीम कमांडर ऑफ, ठीक है, दो फोर्सेस, आप उन बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, किंतु उसका उपयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। और जैसा हम पहले से बोल रहे हैं कि विधि ये तो संसद से ही आएगी, और संसद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे, उसी के माध्यम से रिप्रेजेंट होंगे। और जब एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे इसके माध्यम से रिप्रेजेंट होंगे, क्योंकि वही मेजॉरिटी में होंगे, तो कोई कानून संसद का ऐसे कैसे हो सकता है जो सिविलियन अथॉरिटी को अलग करके संघ के रक्षा बलों का उपयोग स्वयं राष्ट्रपति के हाथों से करने का अधिकार उन्हें दे दे, उनके नाम पर होगा, ये सही है, उनके नाम पर होगा, वो सुप्रीम कमांडर है। वो अगर किसी सैन्य छावनी में प्रवेश करेंगे तो ऐसे प्रवेश करेंगे मानो उनका सुप्रीम कमांडर प्रवेश कर रहा है। लेकिन वे आदेश नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आदेश देने के लिए विधि द्वारा विनियमित होगा उनका उपयोग, और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मीनिंग देयर बाय 53 सबसेक्शन 2 हर हाल में लागू होगा, ठीक है ना। 53 सबसेक्शन 1 इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और जब इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो 53 सबसेक्शन 1 का प्रभाव यह हो जाएगा कि हर कीमत पर 53 सबसेक्शन 2 लागू होगा। आप चीजों को समझ ना पाए वो अलग बात होती। कल हमसे कोई पूछ रहा था कि मेंटेनेंस का मामला है, और आज साहब ने क्या किया कि लड़की की ओर से जिसको मेंटेनेंस देने का आदेश था उसकी ओर से कोई एप्लीकेशन भी नहीं, जो 100, ठीक है, 144 है ना, अब तो 144(3) में देनी चाहिए, और इसके बाद भी उन्होंने उठाया और जेल भेज दिया है, कोई एप्लीकेशन नहीं। जबकि इन्फोर्समेंट के लिए एप्लीकेशन देना जरूरी है कि आदेश का प्रवर्तन कराया जाए। इंटर मेंटेनेंस बन चुका था, फाइनल नहीं। क्या उन्होंने ठीक किया? हमने बिल्कुल सही किया है। आप हमारी वीडियो है 144 पर, वो देखो, पहली मत देखना, दूसरी देखना, क्योंकि 144 पे तो 2 बनी थी ना, क्योंकि उसमें वसूली के लिए एप्लीकेशन देना जरूरी है। इफ यू वांट टू रिकवर द सम ऑफ मेंटेनेंस, अगर आप मेंटेनेंस के जो धनराशि है, चाहे वो अंतरिम भरण पोषण की है और चाहे वो फाइनल है, चाहे कार्यवाहियों के खर्चे हैं, चाहे पूरे बकाया हैं,
और चाहे उनका कुछ हिस्सा बकाया है, अगर उनकी रिकवरी आप चाहते हैं तो आपको प्रार्थना पत्र देना है और विद इन 1 ईयर देना है, जिस दिन वो ड्यू हुए। ठीक है, और अगर प्रार्थना पत्र आपने नहीं दिया तो भी गिरफ्तारी नहीं रुकेगी। आपको ये बताया गया था, क्लियरली बताया गया था कि गिरफ्तारी बिल्कुल डिफरेंट मोड है। और इवन आपसे यह भी कहा गया था कि कुछ भी ना हो पाए तो भी जो जनरल रेमेडी है वो शेष बची रहेगी, क्योंकि मेंटेनेंस की रकम ये संपत्ति फार्म कर रही है उसकी, जिसे मेंटेनेंस मिला है। तो जो सामान्य विधिक अनुतोष है कि अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो विद इन, ठीक है, लिमिटेशन उसके उत्तराधिकारी सिविल सूट लाए या अपने जीवन काल में मर्यादा विधि इसके अधीन रहते हुए वो स्वयं सिविल सूट लाए तो रिकवरी हो जाएगी। ये सारी बातें आपको बताई गई। ये चर्चा हमने इसलिए की कि कल वो बड़े आश्चर्य में थे कि मानो फैमिली कोर्ट ने कुछ गलत कर दिया। तो हमने कहा गलत उन्होंने नहीं किया है, आप जो सेक्शन है उसको ठीक से देख नहीं रहे। उसको ठीक से देखेंगे, पोजीशन यही है जो उन्होंने किया है। वहां कुछ भी ऐसा नहीं होता जो कानून के खिलाफ हो। कानून पढ़ेंगे आप तब बात आएगी ना। 53 सबसेक्शन 1 और 53 सबसेक्शन 2 देखें आप। राष्ट्रपति की जो स्थिति निकल रही है वो सिंबल ऑफ नेशन की निकल रही है। समस्त कार्यपालिकी शक्ति उनमें निहित, किंतु प्रयोग संविधान के अनुसार। संघ के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर, लेकिन उपयोग विधि के अनुसार, और वो भी पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। इसका मतलब जोर और है, इंफेक्शन और ज्यादा है कि यू कैन नॉट इग्नोर आर्टिकल 53 सबसेक्शन 2। आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, आपको उसका ध्यान रखना ही होगा। और जो विधि द्वारा विनियमित होगा तो फिर सिंबल ऑफ नेशन आप बचेंगे। क्योंकि अगर वाकई शासक हैं आप तो फिर तो किसी और को हक ही नहीं होगा कि आपके अधिकार में हस्तक्षेप कर पाए। आप 53 सबसेक्शन 3 देखें, और कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। इसका मतलब लॉ की अथॉरिटी और ऊपर आ गई है। और यह भी कहा लिखा है उसी सेम आर्टिकल में जो आपको शक्ति दे रहा है, उसी आर्टिकल में ये सारी बातें लिखी। 53 सबसेक्शन 1 में जो कुछ कहा दैट इज क्वालिफाइड बाय 53 सबसेक्शन 2 एंड 53 सबसेक्शन 3। आप ये तो नहीं कर सकते कि सब मीठा मीठा गप और कड़ुआ कड़ुआ थूक। जो शक्ति प्रदाता उपबंध है हम उसे तो मानेंगे, और जो हमारी शक्ति पर प्रतिबंध लगा रहा है हम उस उपबंध को मानेंगे ही नहीं। ये तो नहीं कहा जा सकता। अगर आप 53 सबसेक्शन 1 को मानेंगे तो 53 सबसेक्शन 2 भी मानना ही होगा, और फिर 53 सबसेक्शन 3 को आप इग्नोर किस आधार पर करेंगे और क्यों करेंगे। और ये इच्छा भी आप में पैदा ना हो, ये कोई सोचे भी ना। इसके लिए 53 सबसेक्शन 2 में पहले शब्द लगा दिया कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। ये आपके दिमाग में उठे बिना, इसके लिए 53 सबसेक्शन 3 में पहले लिख दिया इस अनुच्छेद की कोई बात, ठीक है, किसी विद्यमान विधि द्वारा या वर्तमान में भविष्य में कोई विधि बना दी जाए और उसके अनुसार किसी कृत्य को करने की जिम्मेदारी अगर किसी राज्य की सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को दे दे तो इस अनुच्छेद की कोई बात इस प्रकार नहीं समझी जाएगी कि संसद की इस शक्ति को
इस अनुच्छेद की बातें समाप्त करती हैं। ये और लिख दिया। तो फिर कुल मिला के सिचुएशन क्या आ गई? जो कुल मिला के स्थिति उभरी वो तो यही उभरी कि ही इज अ फॉर्मल हेड। वो सिर्फ औपचारिक प्रमुख हैं, वास्तविक शासक नहीं है। क्योंकि वास्तविक शासन फिर किसके हाथों में आ रहा है? प्रधानमंत्री। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे है वही तो संसद में मेजॉरिटी में होगी और संसद ही विधि बनाएगी। जो विद्यमान विधि है, ये जो भविष्य में विधियां बनेंगी जिनके माध्यमों से राज्य की सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को कोई शक्ति दी जाएगी, वो विधि आएगी कहां से? ऊपर से तो नहीं उतरेगी, कोई बही आसमान से आएगी ऐसा तो होगा नहीं। वो बनेगी तो संसद के द्वारा, और संसद में एग्जीक्यूटिव ऑफ द डे ये मेजॉरिटी में है, तो वो राष्ट्रपति के अतिरिक्त जब किसी को दे रही तो उसी को मिल जाएगी। तो संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति उनमें निहित है। इस दावे के आधार पर वे उस काम को अगर करना चाहें जो स्वयं संसद ने विधि बनाकर किसी और को दे दिया तो कर कैसे पाएंगे? क्योंकि अगर 53(1) के आधार पर आप इसका दावा करोगे तो 53(3) इसका क्या करोगे? वो भी तो कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात संसद की शक्ति को निवारित करने वाली मानी ही नहीं जाएगी। तो आप सिर्फ 53(1) पढ़कर कोई दावा करना शुरू कर दो तो ये कहां तक न्याय संगत होगा? और हमने कहा ना कि कोई लॉ स्टूडेंट है, कोई लॉ टीचर है या कोई अधिवक्ता है, वो आपको यह बता पा रहा है कि राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नेशन है और इसके अलावा कुछ नहीं बता पा रहा, तो वो टीचर कुछ है ही नहीं। कायदे में उसे टीचर नाम से भले ही संबोधित किया जा रहा हो, लेकिन वो तत्व में टीचर नहीं है, न तत्व में लॉ स्टूडेंट है, न तत्व में अधिवक्ता है। क्योंकि आप जो कुछ कह रहे हैं वो साबित करके दिखाइए। Whatever you are saying, you must prove that. अगर आप सिद्ध नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए बात को कहना, क्योंकि फिर आपने कुछ जाना नहीं है। आप सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहे हैं, और जानना यही विशेषज्ञता देता है, यही अनुभव देता है। हमने आपसे पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि हम विदेशी विधि का जानकार उसे मानेंगे जिसने विदेशी विधि को जिया है, जिसने लाइब्रेरी में पढ़ लिया उसे नहीं मानेंगे। और शायद यही कारण होगा, हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 124 पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो लिखा है कि जो प्रोमिनेंट जुरिस्ट है राष्ट्रपति की राय में, वो भी उच्चतम न्यायालय में जज के रूप में अपॉइंट हो सकता है, किंतु प्रोमिनेंट जुरिस्ट के रूप में आज तक किसी लॉ टीचर को अपॉइंट नहीं किया गया। शायद यही कारण तो होगा, क्योंकि ठीक है आपने पढ़ा है, आपने पढ़ाया है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली उन चीजों को जीने का अपना ही ठीक है मजा है। और जब आप उन सिद्धांतों के मुताबिक जीते हैं तो जो आपकी अनुभूति है उसका मुकाबला उस अनुभूति से कभी हो ही नहीं सकता जो सिर्फ पढ़ने पर होती है। हम कोई दावा नहीं कर रहे, लेकिन शायद यही बात होगी जिसकी वजह से ऐसा किया गया। तो आप अगर अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं। और हमने आपसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पर बात की थी कि संविधान और संविधानवाद, इसमें फर्क क्या है। तो हमने कहा था कि संविधान का मतलब सिर्फ बेयर टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आज की तिथि पर दुनिया के सभी देशों के पास है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये भी सब देशों में हो कतई आवश्यक नहीं है। तो हमारे पड़ोस में ही नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो। भाई आप एक निर्वाचित सरकार को
ठीक है, आंदोलनों के आधार पर और सैन्य गतिविधियों के आधार पर अगर अस्थिर करें तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तो नहीं माना जा सकता। ठीक है, और हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी है, ये इसलिए क्योंकि हम 53(1) का अगर सम्मान करते हैं तो हम 53(2) और 53(3) का भी सम्मान करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि जो शक्ति प्रदाता उपबंध है उसका तो हम फॉलो अप करेंगे और जो हमारी शक्ति को प्रतिबंधित करेगा उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। भाई शक्ति प्रदाता उपबंध है 53(1), कहता है संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति उनमें निहित होगी, ठीक, और वे इसका उपयोग संविधान के मुताबिक करेंगे। तो संविधान खाली 53(1) ही तो नहीं है, 53(2) भी है, 53(3) भी है, 74 भी है और 77 भी है, 111 भी है तो 78 भी है। भाई संविधान के तो ये सभी आर्टिकल्स पार्ट हैं, और जो संविधान के सभी आर्टिकल्स पार्ट हैं तो 53(1) के आधार पर आप शक्ति का दावा करो और 74, 77, 78, 53(2), 53(3) इन सब की उपेक्षा करो तो आपका आचरण न्याय संगत तो नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और इतनी बड़ी अथॉरिटी पर रहकर आप न्याय संगत आचरण न करो तो फिर बात ही खत्म है। तो 53(1) शक्ति प्रदाता उपबंध है, लेकिन 53(2) शक्ति को प्रतिबंधित करता है और 53(3) शक्ति को और प्रतिबंधित कर देता है। आगे कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात, क्योंकि डैश लगा हुआ है तो काखंड के साथ भी पढ़ा जाएगा और खाखंड के साथ भी पढ़ा जाएगा। कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा कृत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं करेगी। फिर वही बात आ गई, इस अनुच्छेद की कोई बात इस ढंग का काम कर ही नहीं सकती कि वो संसद की शक्ति को कहीं प्रतिबंधित कर दे। कुल मिलाकर जो स्थिति निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही कि संसद की शक्ति अप्रतिबंधित है। संसद की शक्ति पर अगर कोई प्रतिबंध हो सकता है वो स्वयं इस संविधान द्वारा अधिरोपित होगा। क्यों? क्योंकि संसद का क्रिएशन वो भी इसी संसद के द्वारा, इसी संविधान के द्वारा हो रहा है। और यही फर्क आया था जब हम लोगों ने बात की थी इंग्लैंड की पार्लियामेंट और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट, इसकी स्थिति और इसकी शक्तियों के बारे में। हम लोगों ने कहा था कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट वहां की जो संवैधानिक परंपराएं हैं उनका क्रिएशन नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने विभिन्न कानूनों में विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को मान्यता दी है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वहां के विधानों में विभिन्न संवैधानिक सिद्धांतों को मान्यता देने के कारण शायद वहां की संसद वहां के संविधान की जनक है, जबकि हमारे यहां संविधान से संसद जन्मी है। इसलिए स्वयं संविधान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का, ठीक है, आपका उल्लंघन ये संसद नहीं कर सकती। इसलिए विधायन सिर्फ उस सीमा तक जिस सीमा तक 3 सूचियां विभिन्न विधायिकाओं को विधायन की ताकत देती है। सरकार के द्वारा कार्यपालिकी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ उन विषयों तक और उस विस्तार तक, जिस विषय और जिस विस्तार तक उन्हें कार्यपालिकी शक्ति के उपयोग का हक तीनों सूचियों में वर्णित विषय ये देते हैं। इसके अलावा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी शक्ति का स्रोत ये स्वयं संविधान है। इसलिए आप उसका, ठीक है, उसकी इग्नोरेंस ये करके किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। तो यहां आपको संसद ये सर्वोच्च दिखाई दे रही है, सर्वोच्च दिखाई दे रही। इस सेंटेंस को हमेशा इसी ढंग से लेंगे कि संविधान की सीमा में रहते हुए सर्वोच्च दिखाई दे रही है। सर्वोच्च नहीं है जो देश के तथाकथित पढ़े लिखे लोग हैं। तथाकथित क्यों करें? क्योंकि उनके बारे में पढ़े लिखे हैं। ये सिर्फ आप लोग कहते हैं। आपसे मेरा मतलब ये है
कि सोसाइटी के लोग मानते हुए पढ़े लिखे, अन्यथा तो वे अनपढ़ों से ज्यादा गए बीते हैं, जिन्हें आप अनपढ़ मानते हो। हम तो उनमें से बहुतों को पढ़ा लिखा मानते हैं, ठीक है। जिन्हें आप अनपढ़ मानते हैं उनसे बहुत ज्यादा गए बीते हैं, क्योंकि जिन्हें आप अनपढ़ मानते हैं उनमें संवेदनशीलता फिर भी दिखती है। जो बहुत आपकी दृष्टिकोण में पढ़े लिखे हैं उनमें तो संवेदनशीलता का नितांत अभाव है। वो तो एक भिखारी को भी कुछ देने के जगह सिर्फ भाषण ही देना पसंद करते हैं, सिर्फ भाषण ही देना। और वो लोग महान होते हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि टी.एन. शेषन इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि ये बया चिड़िया का घोंसला है, ये हमें ला दो। उनके बच्चे या उनकी पत्नी ने मांग की तो उसने मना कर दिया, हम नहीं लाएंगे, आपको नौकरी निकालना निकाल दो, नहीं लाएंगे। तो उसने पूछा क्यों नहीं लाओगे? उन्होंने तब उसने उत्तर दिया कि भाई हमारे घर में कहा जाता किसी का घर नहीं बिगाड़ना चाहिए, ये आप करो, हम नहीं लाएंगे। तो टी.एन. शेषन को लगा कि ये हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आप सिर्फ अपने घर की सजावट के लिए किसी का घर बिगाड़ रहे हो, तो ये आपकी संवेदनशीलता को दर्शित करता है, ठीक है। तो जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं उनके दृष्टिकोण से संसद सर्वोच्च है, नहीं, इस संविधान की सीमाओं में रहते हुए संसद सर्वोच्च है। तो आप 53(1) देख लें, 53(2) देख लें और 53(3) देख लें, आखिर अंततः आपका कोई दावा हो राष्ट्रपति की स्थिति और हैसियत के संबंध में, वो है तो 53 के आधार पर और इन शब्दों के आधार पर है कि संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति उनमें निहित है। तो जरा इन शब्दों का परीक्षण कर लें तो सिचुएशन क्या निकल रही है। समस्त कार्यपालिकी शक्ति उनमें निहित है, किंतु उसका उपयोग संविधान के मुताबिक, सर्वोच्च कमांडर हैं वो संघ के रक्षा बलों के, लेकिन उनका उपयोग विधि द्वारा विनियमित होगा। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को निवारित करेगी ही नहीं कि वो विधि बनाकर किसी भी अन्य अथॉरिटी को कोई भी कृत्य ये सौंप दे, या विद्यमान विधि के आधार पर किसी राज्य की सरकार या किसी अन्य अथॉरिटी को कोई हक मिल रहा है, तो इस अनुच्छेद की कोई बात इस प्रकार नहीं समझी जाएगी कि वो चीज खत्म हो गई है, निभाना ही नहीं जाएगा। और ये सारी बातें 53 में ही लिखी हैं। जब ये सारी बातें 53 में लिखी तो वास्तविक प्रमुख बचे कहां? अब जरा 53 को और डिफरेंट एंगल से एनालाइज करते हैं। जब डिफरेंट एंगल से एनालाइज करें तो हमें दो स्थिति और दिखाई देती है। एक, संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति उनमें निहित है और वे उसका उपयोग संविधान के मुताबिक करेंगे, यानी कुछ करते हैं जिन्हें वो स्वयं करेंगे, ठीक है। कुछ करते हैं जिन्हें वो या तो स्वयं करेंगे या करवाएंगे, ठीक है, या तो स्वयं करेंगे या करवाएंगे, क्योंकि 53(1) क्या कहता है? 53(1) कहता है संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। मीनिंग देयर बाय एक बात तो तय हो गई कि राष्ट्रपति, हमने कहा ना ये सूत्र हैं, इनकी व्याख्या करनी पड़ती है। यूं तो इक्वेशन एक ही लाइन में होती है, ठीक है, जब उसको डेरिवेशन उसका शुरू करते हैं तो वो 1.5 पेज का हो जाता है। a+b और a-b, जब इसे देखेंगे तो a² + b² वो आता है 2ab, और जब उसे हम सिद्ध करना शुरू करते हैं तो बात बढ़ती चली जाती है। लेकिन सूत्र वही है, डेरिवेशन उसका हो रहा है, सिद्ध उसे किया जा रहा है। और सिद्ध क्यों किया जा रहा है? ताकि आपका विश्वास सिद्धांत के प्रति जमे। अदरवाइज जो आपके सामने साबित नहीं है उस पर आपका विश्वास नहीं होता,
ठीक है, उस पर आपका अंधविश्वास होता है, ठीक है, उस पर विश्वास नहीं होता। जो आप जानते हैं उस पर आपका विश्वास होता है, ठीक है ना। और जो डर है ये हमेशा अज्ञान इससे होता है। आपको लगता है कमरे में कुछ है इसलिए नहीं घुस रहा है, पता लग जाए कुछ नहीं है, बात खत्म हो गई, डर बचा ही नहीं। ठीक है, आप डरते हैं मौत से, साधु नहीं डरता, वो जानता है कि मौत कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जानकारी ये हमेशा डर को खत्म करती है। ठीक है, आपको लगता है राष्ट्रपति यहां तानाशाह हो सकते, यहां हो ही नहीं सकते, कभी हो ही नहीं पाएंगे। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो डर लगेगा, लेकिन चीजें साबित इसीलिए की जाती हैं ताकि दिखाई दे कि हो ही नहीं सकता। क्या कहता है? कहता है कि संघ की कार्यपालिकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक, शक्ति प्रदाता है, राष्ट्रपति में निहित है। अब दो प्रतिबंध आ रहे हैं। पहला प्रतिबंध कि वो इसका प्रयोग संविधान के मुताबिक करेंगे, तब तो पहली बात आ गई। और फिर दूसरी बात आ गई कि या तो स्वयं करें या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करें। इसका मतलब कुछ है जो वो स्वयं भी कर सकते हैं और कुछ है जिसे वे अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। इसका मतलब दो प्रकार के फंक्शंस हो गए राष्ट्रपति के। एक जो डायरेक्टली राष्ट्रपति को करना है वो भी संविधान के मुताबिक, और एक जो वे करवाएंगे अर्थात उनके नाम पर किया जाएगा, लेकिन वो भी संविधान के मुताबिक। दो बातें आ गई, ठीक है, यानी दो प्रकार के फंक्शन हो गए। अच्छा, और देख लें 53 सबसेक्शन 2 देख लें तो ठीक है, सर्वोच्च कमांडर है, लेकिन जो रक्षा बल है उनका उपयोग विधि द्वारा, तो चलो कानून में तो लिखा ही होगा कि उसका उपयोग कैसे करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी कानून जो कहता होगा, मानिए वो कहता है कि होम सेक्रेटरी आदेश दे सकेंगे या रक्षा मंत्री आदेश दे सकेंगे रक्षा बलों के उपयोग का, तो कानून ये कह रहा है ना। इसका मतलब 53(1) और 53(2) ये दोनों सम्मिलित रूप से उस अथॉरिटी को रक्षा बलों के उपयोग का हक दे रहे हैं, जिसे रक्षा बलों के उपयोग के संबंध में निर्देश पारित करने का हक 53 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत बनाई गई विधि देती है। ये पोजीशन निकल रही है ना। यही 53 सबसेक्शन 3 के संबंध में भी सत्य है, लेकिन अगर मोटा कैटेगराइजेशन कर दें तो दो बातें निकल आती हैं कि कुछ फंक्शंस हैं जो राष्ट्रपति स्वयं करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा था वो वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष रखवाएंगे, ठीक है ना, ये उनका काम है, लेकिन इसको वो अपने अधीनस्थ यानी वित्त मंत्री के माध्यम से करवा देते हैं। लेकिन एक और काम है, जैसे जो 53 सबसेक्शन 2 या 53 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत विधि बनाकर किसी अन्य को दे दिया गया, लेकिन है तो वो भी राष्ट्रपति का ही काम, मतलब राष्ट्रपति के नाम पर ही तो वो करेगा, क्योंकि सर्वोच्च कमांडर तो वो ही है भाई, सर्वोच्च कमांडर तो वही है, तो नाम तो उन्हीं का चलेगा। हां, कानून आपको हक देता है कि आप स्थितियों का विश्लेषण करके अगर रक्षा बलों के उपयोग की स्थिति है तो उसका उपयोग कर ले, लेकिन करेंगे तो उन्हीं के नाम से। इसका मतलब दो प्रकार के काम हो गए, एक जो वो स्वयं करेंगे और जो स्वयं करेंगे वो भी स्वयं करेंगे या करवा लेंगे, और इसकी इजाजत 53(1) में मिली हुई है। 53(2), 53(3) इस बात को और स्पष्ट करता है कि वे स्वयं भी काम करेंगे और अपने अधीनस्थों के माध्यम से भी करवाएंगे, लेकिन अधीनस्थों के माध्यम से भी जो होंगे वे उन्हीं के नाम पर होंगे, ये बात निकल आती है। तो जब स्वयं करेंगे, ठीक है, स्वयं करेंगे, तब नॉर्मल पोजीशन ये होगी कि उन्हें 74 के मुताबिक वो सारे काम
मंत्रिपरिषद की सलाह से करने होंगे, ठीक है ना। तब 53 और 74 इसमें संबंध जुड़ेगा। क्यों 74 देखें जरा क्या कहता है 74। कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। क्या का संविधान के अनुसार। 74 इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी उसी का पार्ट है। अब वही बात है कि आप जब लाइन बोली जा रही है तो लाइन में जो शब्द प्रयुक्त हैं उन शब्दों में किस पर जोर देते हैं ये आप पर निर्भर है। हमने बार बार कहा कि शब्द प्रयोग होता है मैं ही ब्रह्म हूं। अब आपका जोर किस बात पर है देखना यह पड़ेगा। जब यही बात कोई अहंकारी रावण जैसा कहता है तो उसका जोर मैं पर है, मैं ही ब्रह्म हूं। हम जो कह रहे हैं वो फॉलो करो क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूं। यही तो हिरण्यकश्यप जो हमारी मेथोडोलॉजी के मुताबिक खराब लोग हैं वो भी तो यही कह रहे हैं मैं ही ये हूं, मैं ही भगवान हूं। और ऋषि भी कह रहा है मैं ही भगवान हूं, कृष्ण भी कह रहे हैं। तो जोर कहां पर है सवाल इस बात का है। अगर आप ये कहते हैं कि समस्त अस्तित्व में हम, ये समस्त अस्तित्व भगवान का ही है, भगवान का ही प्रकटन है सारे अस्तित्व में और हम भी उसी के हिस्से हैं, तब ये अहंकार का प्रदर्शन नहीं करता, तब ये आपको विनम्र बनाता है, ठीक है, सह अस्तित्व की भावना से युक्त करता है क्योंकि हम भी उसी विराट के हिस्से हैं और ये भी उसी विराट के हिस्से हैं, ठीक है। तो अंदर एक एकता के सूत्र से हम जुड़े हैं क्योंकि हम भी वही हैं, ये भी वही हैं। ये हम तो थोड़ा फर्दर हो सकते हैं या थोड़े पीछे हो सकते हैं लेकिन हम हैं एक ही। तो सह अस्तित्व संभव बनता है, मित्रता संभव बनती है, मानवीय गुण ये विकसित होते हैं। और मैं ही ब्रह्म हूं, अब मैं पर जोर दे दीजिए तो स्थिति क्या बन रही, सबऑर्डिनेशन, गुलामी, परतंत्रता ये जन्मना शुरू कर देती है। लाइन एक ही है, आपका जोर किस पर है, मैं तो इस बात का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल होगा उसे सलाह देने के लिए और सहायता देने के लिए। अब राष्ट्रपति ये कहें कि सलाह और सहायता में चाहिए ही नहीं, भाई हमें चाहिए ही नहीं सलाह सहायता, हम तो अपने आप करेंगे। एक व्यू ये हो सकता है और दूसरा व्यू ये हो सकता है कि आपको सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद है और आप उस सलाह के अनुसार ही काम करेंगे। अब जोर यहां पर आ गया, अब जोर यहां पर है तो फिर मंत्रिमंडल सर्वोच्च हो गया, सर्वोच्च हो गया मीनिंग देयर भाई वही वो लाइन हमेशा याद रखेंगे, संविधान की सीमाओं में रहते हुए मंत्रिमंडल सर्वोच्च हो गया। अब प्रश्न उठता है कि हम इन दोनों अर्थान्वयनों में से कौन सा स्वीकार करें। भाई ये भी तो सवाल उठता है। राष्ट्रपति कह सकते हैं कि वो वाला स्वीकार करो, ये वाला काहे स्वीकार कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल की सलाह से ही काम करेगा, ठीक है ना, ये क्यों स्वीकार कर रहे हैं, वो वाला करो ना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और वो उसकी सहायता सलाह के मुताबिक काम करेगा। मीनिंग देयर भाई हम चाहेंगे तो करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। हमें सलाह और सहायता देने के लिए है ना। जब सलाह और सहायता की जरूरत हो और सलाह और सहायता हम लें तब सलाह और सहायता के मुताबिक काम करेंगे। इसका अर्थ ऐसे भी तो हो सकता है कि भाई हमें सलाह और सहायता की जरूरत हो और हम सलाह और सहायता लें, देन हमारे लिए बाध्यता होगी कि हम उस सलाह और सहायता के मुताबिक काम करें। हमें जरूरत ही नहीं,
सलाह और सहायता की, तो हम क्यों करें भाई? जब सलाह सहायता की जरूरत हो और हम सलाह सहायता लें तब सलाह सहायता के मुताबिक, अदरवाइज स्वतंत्र रूप से। ठीक है, कौन सा अर्थान्वयन स्वीकार हो? एक ये कि सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, आप उसी के मुताबिक काम करेंगे, एक ये। और दूसरा ये सलाह और सहायता की हमें जरूरत होगी तो हम लेंगे, और जब लेंगे तब उनकी सलाह के मुताबिक, अदरवाइज नहीं। इनमें से कौन सा अर्थान्वयन स्वीकार हो? जब ये प्रश्न उठते हैं, यहीं से निर्वचन शुरू हो जाता है, यहीं से निर्वचन की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब भी जरूरत निर्वचन की होगी तो दो बातों का ख्याल यह रखना पड़ेगा कि जो भी निर्वचन आप स्वीकार करते हो, क्या उस निर्वचन के मुताबिक काम किया भी जा सकता है? जो काम आपको दिया गया है वो आप उस ढंग से कर भी पाओगे जिस ढंग से आप काम करने का प्रयत्न या फिर काम करने की इच्छा रखते हो? अगर हो ही नहीं पाएगा, इसका मतलब ही यह हुआ कि वो निर्वचन जो आप करना चाहते हो वो निर्वचन गलत है। जब आप कर ही नहीं पाओगे, देखना पड़ेगा कि जो कुछ आप करना चाहते हो उस लायक क्षमता भी है आप में, नहीं ये बस हवा हवाई। खरीदेंगे चांदनी चौक, रुपए जेब में 5 नहीं, खरीदो कहां से? ठीक है, खाली हवा हवाई। और दूसरा कि चलो क्षमता है, तो क्या जिस ढंग से आप काम करना चाहते हो उस ढंग से काम करना एक जस्टिफाइड आदमी को शोभा देता है? क्या वो औचित्यपूर्ण है? क्या मान्यताएं, परंपराएं, मूल्य ये सब इसकी इजाजत देते हैं? ठीक है ना भाई? निर्वचन तो दुर्योधन का भी ठीक है कि हमने जिसे जीत लिया वो तो मेरे अधीन है। हमने जिसे जीत लिया उसे तो अधीन, वो तो मेरी अधीनता में है। और तत्कालीन जो सभ्यता थी, उस तत्कालीन सभ्यता के मुताबिक जो जुए में हारा जाएगा या जो युद्ध में हारा जाएगा वो व्यक्ति नहीं वस्तु बन जाएगा। और हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ा था व्यक्तित्व तो ये कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा हम लोगों को तब लगता है जब हम जूरिस्प्रूडेंस में पर्सनालिटी पढ़ते हैं। अगर पर्सनालिटी नहीं है आपके पास तो आपके पास कुछ नहीं है। पागल के पास क्या नहीं है? पर्सनालिटी। व्यक्तित्व तो नहीं है उसके पास, व्यक्तित्व तो नहीं है, अर्थात वो नेचुरल पर्सन है लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं है उसके पास। इसका अर्थ यह निकला कि व्यक्तित्व तो कानून देता है और जन्म ईश्वर देता है। ठीक है, प्राकृतिक आपके अस्तित्व को ईश्वर ने निर्मित किया है लेकिन उसे व्यक्तित्व तो कानून ने दिया है। ठीक वैसे ही जैसे कहा जाता है ना कि गॉड मेक्स ए मैन बट ए टेलर मेक्स ए जेंटलमैन। ठीक है ना, एक टेलर सभ्य मनुष्य बनाता है अन्यथा वो असभ्य लगेंगे आप। टेलर की जो भूमिका है आपको जेंटलमैन बनाने में, उसको हटा दीजिए, फिर आप कितने अच्छे लगेंगे इसे हमें कहने की जरूरत नहीं है। अपने मनों में सोच लीजिए कि आप कितने अच्छे लगेंगे तब। ठीक है, तो ईश्वर आपके अस्तित्व को निर्मित करता है किंतु कानून आपको व्यक्तित्व देता है। तो व्यक्तित्व तो बहुत बड़ी चीज है। निर्वचन तो दुर्योधन का भी ठीक है कि तत्कालीन व्यवस्था में जो हारा जाएगा उसके पास व्यक्तित्व नहीं बचेगा, और जब व्यक्तित्व नहीं बचेगा तो वस्तु हो जाएगा। ठीक है, वस्तु हो जाएगा। और ये खाली उसी सभ्यता की बात नहीं है। इस्लाम में हजरत बिलाल जो दुनिया के पहले मुअज्जिन हैं वो भी गुलाम थे, उनके पास भी व्यक्तित्व तो नहीं था। अबू बकर सिद्दीक, इन्होंने उन्हें खरीदा था उससे जो इनका पूर्व का मालिक था, ऐसा बताया जाता है।
तो खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, शर्मिंदा होने की बात नहीं और गर्व करने की भी बात नहीं। ये एक स्थिति थी आदिम समाज की, इसका क्या करेंगे, थी तो थी, ठीक है ना। तो निर्वचन तो उसका भी ठीक है कि जब द्रौपदी को हमने जीत लिया और वो व्यक्तित्व तो रहा ही नहीं, वस्तु हो गई, फिर हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये अनुचित कैसे है, हम कोई व्यवहार करें, क्योंकि वो तो व्यक्तित्व ही नहीं बचा, वो तो वस्तु हो गया। लेकिन क्या ये बात मूल्यों के अनुरूप है? भाई युधिष्ठिर का पक्ष धर्म का क्यों मानना है? जुआ तो उनने खेला, दांव पे तो उन्होंने लगाया, इसलिए कि उन्होंने 13 वर्ष इसके लिए फिर पश्चाताप किया, ठीक है ना। वही अर्जुन का सामर्थ्य है, वही भीम का सामर्थ्य है, सारी जो 13 वर्ष बाद प्रकट हुआ, प्रकट तो वहां भी हो सकता था, कृष्ण उस समय भी उनके साथ आ सकते थे, ठीक है, प्रकट उस समय भी हो सकता था, लेकिन नहीं किया प्रकट, वो दीनता स्वीकार की। एक चक्रवर्ती सम्राट, तुम तो डीएम को बहुत बड़ा आदमी समझते हो, एक चक्रवर्ती सम्राट मारा मारा घूमे, उसकी आंखों के सामने उसे गुलामी करनी पड़े। भाई युधिष्ठिर एक जगह जुआ के मतलब एक राजा की चाकरी कर रहा है, वो भी राजा ऐसा जिसे वो चाहे तो खरीद ले, इस दीनता को स्वीकार किया, इसलिए वो पश्चाताप तो कर रहे हैं। गलती होती है, सबसे होती है, उनसे भी हुई, लेकिन गलती के बाद ढीठपन देना, दुर्योधन गलती भी कर रहा है, ढीठ भी है, दुष्ट भी है, धूर्त भी है, गलती तो सबसे संभव है, लेकिन फिर गलती का पश्चाताप होता है ना। तो 13 वर्ष पश्चाताप किया और 13 वर्ष बाद फिर उन्होंने उस सामर्थ्य को प्रकट किया, और वो भी एकदम नहीं, जो तरीका है कि पहले मांग रखी, अंतिम स्तर तक प्रयास किया, ये तक कहा कि 5 गांव दे दो, सिर्फ 5 दे दो, खत्म हो गई बात। वो भी जब नहीं दिए तब ठीक है, फिर तो सामर्थ्य का प्रकटन होगा ही होगा। तो निर्वचन तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि अगर आप में सामर्थ्य है भी, पहले तो यह देखेंगे कि सामर्थ्य है या नहीं है, जिस ढंग से आप काम करना चाहते हो उस ढंग से काम करने की सामर्थ्य ये आप में है भी, तो पहले तो यही देखेंगे। और फिर अगर है भी तो उस ढंग से काम करना क्या मूल्यों के अनुरूप है? सामर्थ्य तो था पांडवों में, निपट लेते वहीं, लेकिन क्या मूल्यों के अनुरूप है? आपने अभी जो बदतमीजी की है उसके लिए कुछ तो दंड भुगतोगे, उसके लिए कुछ तो पश्चाताप करोगे। इन्होंने ज्यादा बदतमीजी की है, ठीक है, ये सही है, तो ये या तो ये भुगतेंगे और नहीं तो इन्हें भुगतवाया जाएगा, लेकिन आप भी तो दंड का चुनाव करो अपने लिए, तो किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या सामर्थ्य है ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि क्या जो कुछ सामर्थ्य के नाते आप कर सकते हो वो जस्टिफाइड भी है, करना भी चाहिए। ये 2 तरीके होते हैं निर्वचन के, और जब इन निर्वचनों की लाइट में हम 74 सबसेक्शन 1 को देखना शुरू करते हैं तो जो पोजीशन निकलती है वो तो सबसे पहले ये निकलती है कि ये ताकत ही नहीं है राष्ट्रपति में, वो चाहे तो कर ही नहीं पाएंगे। अगर ये चाहें कि हम अपने आप करेंगे सारे काम और जब हमें सलाह और सहायता की जरूरत होगी तो हम मंत्रिमंडल से लेंगे, और जब हम सलाह लेंगे तब हम उनकी मानेंगे, अगर वो ऐसा चाहेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा भाई, कैसे कर लोगे तुम? संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्ति तुम में निहित है, इस संविधान के अनुसार तुम्हें प्रयोग करना है ना, ठीक। पैसे तो चाहिए तुम्हें, पैसे कहां से लाओगे? भारत की संचित निधि से कुछ निकालना तो एप्रोप्रिएशन बिल चाहिए अनुच्छेद 114 के मुताबिक। भाई अनुच्छेद 114 के मुताबिक बिना विनियोग विधेयक के तो 1 रुपया निकाल नहीं पाओगे, समस्त वित्तीय विवरण पास कराना पड़ेगा, ठीक है, प्राक्कलन रखे जाएंगे, और कटौती प्रस्ताव अगर एक भी पास हो गया तो गवर्नमेंट जाएगी, ठीक है ना। निकालोगे कैसे पैसे? पैसे निकलेंगे कैसे ये तो बताओ। इसके लिए तो मंत्रिमंडल की सहायता चाहिए, क्योंकि वे ही हैं वहां मेजॉरिटी में। तुम कैसे कर लोगे भाई? भाई तुम करना चाहो तो कैसे करोगे? और सबसे पहली जरूरत तो पैसा ही है,
बाकी तो सबको गोली मारो, बाकी तो सब छोड़ दो। जो सबसे पहली जरूरत है भौतिक संसार की, वो पैसा है, वो कहां से आएगा? फिर प्रशासन चलाने के लिए कानून चाहिए। क्यों अनुच्छेद 21 कह रहा कि आप किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना कर ही नहीं पाएंगे। लुच्चे रोज घूम रहे, वो कुछ करने ही नहीं देंगे तुम्हें, क्योंकि लुच्चा तो अपना लुच्चा है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो बदतमीजी ही करेगा। और जो बदतमीजी करेगा तो नागरिक तो वो है ही है, नागरिक न भी होता तो भी तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ लेते, क्योंकि अनुच्छेद 21 भारत की धरती पर सबको उपलब्ध है। और अनुच्छेद 21 दे कौन रहा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है। कैसे कर लोगे? न तुम प्रशासन चला सकते हो, क्योंकि कानून ही नहीं बना पाओगे। मंत्रिमंडल की सलाह सहायता तुम चलोगे नहीं, तो मंत्रिमंडल तुम्हें सपोर्ट क्यों करेगा? और जब मंत्रिमंडल सपोर्ट ही नहीं करेगा तो तुम विधायी प्रस्ताव हो या वित्तीय प्रस्ताव हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित कैसे कराओगे? ये बताओ, ठीक है ना? और ये लिखा है कि राष्ट्रपति सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि मंत्रिपरिषद है, किंतु आप सलाह नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, चलो हम आप ही की मान लेते हैं, लेकिन इतना तो तय है होगी, ठीक है। अगर मेरी बात नहीं मानोगे, हम कहेंगे हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, हम रहेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद होगी कहां से, ये बताओ, ठीक है ना? मंत्रिपरिषद होगी कैसे? अब तुम कहोगे कि हम तुम्हें नहीं बनाएंगे, इन्हें बना लेंगे, तो इनके पास बहुमत नहीं, बना कैसे लोगे? मैं प्रधानमंत्री जिसे नियुक्त करोगे उसे सदन में बहुमत साबित करना होगा, कैसे कैसे इन्हें बना कैसे लोगे? बहुमत में तो हम हैं। और मंत्रिपरिषद होगी, चलो हम आपकी मान लेते हैं कि आप चाहोगे तो सलाह लोगे और चाहो तो न लो, हम आप ही की मान लेते हैं। लेकिन इतनी तो आपको भी माननी होगी कि मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद हो ही नहीं पाएगी। और जब हो ही नहीं पाएगी तो भैया संविधान का पालन कहां हो रहा? और जब संविधान का पालन ही नहीं हो रहा तो तुमने शपथ काहे के लिए थी? काहे के लिए थी? संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की। और जो कर क्या रहे हो? इसे संविधान का संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण कहें। और जो बहुमत में है वो इंपीचमेंट क्यों नहीं ले आएगा तुम्हारे खिलाफ? जो बहुमत में है वो हम तो पहले इस्तीफा देंगे, तुम्हारे खिलाफ महाभियोग लाएंगे, ठीक है। जो होगा महाभियोग का फेट होगा, लेकिन तुम तो दिक्कत में आई जाओगे, ठीक है। तो जो विभिन्न स्थिति दिखाई दे रही है, इनमें यह तय हो गया कि राष्ट्रपति अगर बिना मंत्रिपरिषद के चलना चाहे तो चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, क्योंकि संविधान के मुताबिक तुम्हें करना है। चलो हम संविधान के मुताबिक ये भी मान लेते हैं कि तुम चाहोगे तो सलाह लोगे और चाहोगे तो नहीं लोगे, ये भी माने लेते हैं। लेकिन इतना तो तुम्हें भी मानना होगा कि मंत्रिपरिषद होगी, इतना तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। और मंत्रिपरिषद होगी, इसी में बड़ा दिक्कत आ जाएगी, यही नहीं हो पाएगा। और ये नहीं हो पाएगा तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 74 सबसेक्शन 1 ये तय कर देता है कि राष्ट्रपति सिंबल ऑफ नेशन है, ठीक है, आपका रूलर ऑफ नेशन नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, अगर आप ये अर्थान्वयन करते हो तो क्या ये मूल्यों के अनुरूप है? अगर आप ये कहते हो, एक तो बात हमने कहा ना, जब भी निर्वाचन किया जाएगा आपकी इच्छा के संबंध में, तब ये देखा जाएगा कि आपके द्वारा अभिव्यक्त की गई इच्छा मूल्यों के कितना अनुरूप है, और साथ ही साथ आपके द्वारा अभिव्यक्त की गई इच्छा
इसे पूरा करने का या इसे संतुष्ट करने का सामर्थ्य क्या आप में है? दोनों बातें देखी जाएंगी, दोनों देखा जाएगा। सामर्थ्य भी चेक होगा और मूल्य और जस्टिफिकेशन दोनों चेक होंगे। ठीक है, तो जब हम सामर्थ्य आपका चेक करते हैं तो पाते हैं आप तो असमर्थ हो, बातें कितनी भी बड़ी करो लेकिन आप असमर्थ हो। और यही काम, यही एनालिसिस करना कोर्ट का काम है। कोर्ट सिर्फ ये बताता है कि आप ये कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे। जो बेवकूफ टाइप के लोग हैं वो ये समझते हैं कि कोर्ट ये आदेश दे रहा है कि ये करो, नहीं, ये तो आदेश कानून दे रहा है। कोर्ट सिर्फ ये बता रहा है कि कानून ये कह रहा है, क्योंकि कानून स्वयं नहीं बता सकता कि वो क्या कह रहा है। ठीक है ना? तो आपको कोर्ट की भूमिका के बारे में गलतफहमी है, और स्वयं उन्हें भी है जो कोर्ट में बैठे हैं। लेकिन कोर्ट की अच्छाई यह है कि हमेशा कोर्ट नामक संस्था में ऐसे लोग रहते हैं जो ये जानते हैं कि कोर्ट की भूमिका क्या है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह देता है कि नहीं, ये ताकत हमें नहीं है, ये ताकत तो विधायिका की है, ताकत तो कार्यपालिका की है, मेरी थोड़ी है। ऐसे लोग वहां जरूर रहते हैं, इसलिए वो जस्टिफाइड दिखते हैं और इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता ये राज्य के दो अंगों की अपेक्षा ज्यादा रहती है। उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनकी स्वीकार्यता ये दोनों अंगों से ज्यादा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि देश में कोर्ट का शासन है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप जब एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ कॉलेज में जाते हो तो वहां के टीचर भी आपको यही सिखाते हैं कि मानो देश में कोर्ट का शासन चल रहा है। और ऐसा वो करते क्यों हैं, जरा उनकी मानसिकता को एनालाइज करना तो आपको मेरे शब्द बिल्कुल ठीक दिखाई देंगे। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है या तो वो शासक हो जाए या शासक से जुड़ जाए, ये इच्छा होती है लोगों में। इसीलिए चमचागिरी करते हैं लोग नेताओं की, या तो शासक हो जाए या शासक से जुड़ जाए। ये जो लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ टीचर हैं, वकील हैं, इनकी यही वृत्ति जोर मार रही है। तो जब ये कोर्ट को शासक घोषित करेंगे तो ये शासन के निकट पहुंच जाएंगे। इसलिए ये इस प्रकार की बात कहते हैं, आप अपने मनों को जरा टटोल लेना और फिर मेरी बात की सच्चाई को परख लेना कि मेरी बात ठीक है या ठीक नहीं है। इसलिए आप इस ढंग की बात करते हैं, अदरवाइज जस्टिफाइड बात यही है, देश में कानून का शासन है, देश में कोर्ट का शासन नहीं है। कोर्ट सिर्फ यह बताता है कि कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून खुद नहीं बता सकता कि वो क्या कहता है। बस बात सिर्फ इतनी है। तो आपका सामर्थ्य जब चेक किया गया तो पाया यह गया कि यू कैन नॉट फंक्शन ठीक अकॉर्डिंग टू योर स्वीट विल, बिकॉज ठीक है द कैपेसिटी, ठीक है, जो सामर्थ्य चाहिए, द एबिलिटी विच इज नीडेड फॉर दैट, यू डोंट पॉजेस दैट। आपके पास वो नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते आप। अब देखना पड़ेगा कि चलो सामर्थ्य न होगा, लेकिन क्या आपकी ये हरकत जायज भी कही जाए? हमने हरकत जानबूझ के इस शब्द का प्रयोग किया क्योंकि कृत्य और हरकत इसमें फर्क है। ठीक है, आप जिस समय किसी से कहते हैं तुम्हारी हरकतें बहुत खराब हैं, उस समय भी तो उसके कृत्यों को ही संबोधित कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय आप कृत्य के लिए हरकत क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि कृत्य पॉजिटिव है, कृत्य विधायक है, हरकत निगेटिव है। हरकत वो है जिसे करने का सामर्थ्य न तो आपको है और न मूल्य उसकी इजाजत देते हैं, फिर भी आप वो कर रहे हो, इसलिए उसे हरकत कहते हैं, उसे कृत्य नहीं कहते। कृत्य वो है जिसे करने का सामर्थ्य आप में है। चोरी हरकत है, चोरी कृत्य नहीं है। जीवों पर दया ये कृत्य है और सुकृत्य होता ही नहीं। ठीक है, वही हम बार बार कहते हैं कि अच्छा आदमी होता ही नहीं, आदमी होता है, बुरा आदमी होता है, बस। अच्छा आदमी कौन सा होता है? सच बोलना आदमी का गुण है, जीवों पर दया करना आदमी का गुण है,
अच्छे आदमी थोड़ी। अब ये अलग बात है कि आदमी इतना दुर्लभ हो गया कि जब आदमी मिला तो तुमने उसे अच्छा आदमी कहा, क्योंकि आदमी इतना दुर्लभ हो गया। ये अलग बात है, दिस इज द सिचुएशन। लेकिन इसके कारण से ये नहीं मानेंगे हम कि अच्छा आदमी होता तो कृत्य होते हैं, हरकत होती है, सुकृत्य नहीं होता। ठीक है, तो आप ये जो कुछ कर रहे हो ये मूल्यों के कितना अनुरूप है, इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जहां से हमने व्यवस्था ली वहां क्या है स्थिति। ठीक है, जहां से ये व्यवस्था आई वहां आपके जैसी हैसियत में जो है उसने क्या क्या किया है और क्या क्या विकसित हुआ है। तो जब इस दृष्टिकोण से हम उन परंपराओं को, उन कन्वेंशंस को देखना शुरू करते हैं जो ब्रिटेन में विकसित हुए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संबंध में, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की विशेषता यह है कि सारी शक्ति मंत्रिमंडल में निहित करती है, न कि राष्ट्रपति में या राष्ट्र के प्रमुख में, जिसे राष्ट्रपति नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसमें निहित नहीं करती। तो जब हमने उस सिस्टम को अडॉप्ट किया तो पहली बात जो आ गई वो यही आई कि मूल्यों के अनुरूप, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है और उसकी पहली विशेषता ही यही है, उसकी पहली विशेषता यही है। कहते हैं ना कि आपने एलएलबी में प्रवेश क्यों लिया? अगर आपको ये लगता था, जैसे हम तो अक्सर ये बात कहते हैं कि काय ले लिया प्रवेश, छोड़ दो, भाग जाओ। कोई एप्लीकेशन लेकर आया था आपके घर पे कि साहब एलएलबी में प्रवेश जरूर ले लेना, और लिया तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। क्यों ले लिया? भाग जाओ, अभी भाग जाओ, बहुत सारे कोर्सेज हैं वो करो ना। ठीक है, एलएलबी करोगे तो ये सीखना होगा। तो अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किए तो फिर उसकी प्रमुख विशेषता यही है कि मंत्रिमंडल, हाउस, संसद ये सर्वोच्च रहेगी। ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख प्राइम मिनिस्टर को मानेंगे। तो पहली बात तो यही आ गई कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, इसलिए आप में देश की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित नहीं होनी चाहिए, आप सिंबल ऑफ नेशन होने चाहिए। जैसे वहां मोनार्क है, वो सिंबल ऑफ नेशन है, राजा, और उसके जो हक हैं वही आपके होने चाहिए। तो राजा का वहां हक है कि वो चेतावनी दे सकता है, राजा का वहां हक है कि वो सलाह दे सकता है, और राजा का वहां हक है कि वो जब चाहे तो परामर्श पाए और फिर परामर्श के अनुरूप ही काम करे। तो यही आप में होना चाहिए। तो वही दिया हमने 111 में है। रिकंसिडरेशन के लिए आप भेज सकते हैं। सूचना आप पाएंगे 78 में, प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि आपको सूचना दे। ठीक है, तो जहां पर आपको अधिकार मिले मोनार्क के, वहां तो आप खुश हो जाएं, और जहां पर आप पर प्रतिबंध लगा वहां आपको नहीं नहीं वो तो हम खुद करेंगे। ये तो भाई बात जस्टिफाइड नहीं दिखती। ठीक है, तो वो कन्वेंशंस जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के संबंध में विकसित हुए इंग्लैंड में, वे हिंदुस्तान में भी पालन होने चाहिए, और वे हिंदुस्तान की जो संवैधानिक विधि है और जो हिंदुस्तान का संविधान है उसका हिस्सा है। क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, तो जो कुछ आप अडॉप्ट करते हो वो संपूर्ण अडॉप्ट होता है ना। आप कोई भी सिस्टम जब अडॉप्ट करते हो, आप कहते हो अरे भाई जब सनातनी पद्धति से शादी कर रहे हो तो 7 फेरे तो होंगे ही। ये थोड़ी होगा कि सनातनी पद्धति से शादी करो और बीच में कहो कि नहीं तो हम तो बड़ा सा धर्मनिरपेक्ष आदमी है तो निकाह भी करेंगे और आनंद कारज भी करेंगे और ईसाइयों के मुताबिक भी शादी करेंगे। इसका मतलब नहीं हुआ। आप जो सिस्टम अडॉप्ट करोगे उस सिस्टम का जो कुछ भाग है वो सब कुछ आपने अडॉप्ट कर लिया, माना तो ये जाएगा ना। जैसे ही आपने कहा कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, तो फिर यह कहना अनावश्यक है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के भाग जो परंपराएं मानी गई हैं वे हमने, ठीक है, वे भी हमने अडॉप्ट की हैं, यह कहना तो गैर जरूरी हो गया। जैसे ही आपने कहा कि हमने सनातनी पद्धति से शादी की, अब सनातनी पद्धति में जो कुछ होता है
वो सब हमने किया है, इसको अलग अलग कहना गैर जरूरी हो गया। इसमें बात खत्म है। हमने कहा ना, कानून संक्षिप्तता, समग्रता और संपूर्णता तीनों में इनेक्ट होता है। तो जब कानून हम बना रहे हैं तो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि वी हैव एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, बस। ठीक है, ब्रेविटी आ गई। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कुछ होता है वो सब हमने अडॉप्ट कर लिया है। इसे अलग अलग कहने की क्या जरूरत है? और इसीलिए जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था तो आपसे कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के अध्येता नहीं है हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हैं। वी आर द, ठीक है, हम काहे के अध्येता हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अध्येता हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है हम। और हमने कहा था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सिर्फ बेयर टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब होता है बेयर टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लस दोज अथॉरिटीज व्हिच आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड दोज कन्वेंशंस आल्सो, ठीक है, व्हिच आर रनिंग इन दोज कंट्रीज, ठीक है, जहां से हमने उन प्रावधानों को लिया है, ठीक है, जो हमने अपने संविधान में रखे। तो उन प्रावधानों के संबंध में जो परंपराएं वहां चल रही हैं वे परंपराएं भी संवैधानिक विधि का हिस्सा होती हैं। हम लोग संवैधानिक विधि के अध्येता हैं। तो जब हम संवैधानिक विधि के अध्येता हैं और हम ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट किया है, तो इसका मतलब यह है कि ये कहना अनावश्यक है कि ब्रिटेन में मोनार्क और मंत्रिमंडल के बीच संबंधों के लिए जो परंपराएं विकसित हुई हैं वे हमारे यहां लागू होंगी या लागू नहीं होंगी, इस संबंध में कुछ भी कहना अनावश्यक है। वे लागू होंगी ही, ठीक है, वे लागू होंगी ही। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। किसमें किसमें? सबसे पहले आपका शमशेर सिंह, रामजबाया कपूर, आरती कूपर और आपका यूएन राव। इन चारों मुकदमों में दीज आर द 4 अथॉरिटीज। सैकड़ों अथॉरिटीज हैं, सैकड़ों, लेकिन सैकड़ों अथॉरिटीज किसी भी उत्तर को लिखते समय आप मेंशन नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा 3 अथॉरिटीज मेंशन की जाती हैं। सबसे पहली बार न्यायालय ने जो बात कही वो किस मुकदमे में कही? अगली बार जब बात को दोहराया न्यायालय ने तो किस मुकदमे में दोहराया? और तीसरी बार उसने जब फॉलो किया तो क्या उसी बात को फॉलो किया? इन 3 मुकदमों को ही लिखा जाता है बस, क्योंकि 3 मुकदमों में अगर कोई सिद्धांत फॉलो हो जाता है तो उसे इस्टेब्लिश लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं। उसी को स्थापित विधि देश की कहा जाता है। अब वो फिर इस्टेब्लिश है, उसके बाद सैकड़ों मुकदमों में वही, ठीक है, फॉलो हुआ, तो आपको सैकड़ों नहीं करने हैं, बस 3 आप लिख दिए, बात खत्म हो गई। 4 लिख दिए तो और भी ज्यादा अच्छा। तो सबसे पहले रामजबाया कपूर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी हैव एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसलिए वहां मंत्रिमंडल और मोनार्क के बीच जो रिश्ता है उसके संबंध में जो भी संवैधानिक परंपराएं हैं वे यहां फॉलो होंगी। दूसरा उन्होंने कहा यूएन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूएन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्लियरली कहा कि वे कन्वेंशंस, वे संवैधानिक परंपराएं जो वहां शासित करती हैं मोनार्क के और मंत्रिमंडल के रिश्तों को, वो हमारे यहां लागू होंगी, वे हमारी संवैधानिक विधि के हिस्से हैं, ठीक है। और तीसरे में उन्होंने कहा आरती कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा इवन ऑर्डिनेंस भी जारी करेंगे। 123 में ऑर्डिनेंस जारी होगा, जब राष्ट्रपति की शक्तियों पर विचार करेंगे तो बात आएगी। उन्होंने कहा अध्यादेश भी राष्ट्रपति जारी करेंगे तो मंत्रिमंडल की सलाह से, आर्थिक ऊपर। और फिर चौथी बार उन्होंने कहा शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। इस 4 मुकदमों में उन्होंने यही व्यू व्यक्त किया है और यही कांस्टेंट व्यू है। और ये कांस्टेंट व्यू है, ये नहीं महत्व की बात है, ये उन्होंने इस संविधान की व्याख्या करते हुए व्यू दिया है, ठीक है। और व्याख्या का हक उन्हीं को है। इसलिए
ये कहा जा सकता है कि यही निर्वचन होगा 74 का, कौन सा, कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी जो हम जोर देंगे वो इन शब्दों पर देंगे कि ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। बाकी सब शब्द परंपराओं के हिसाब से देखे जाएंगे और परंपराओं के हिसाब से वहां क्या होता है, मोनार्क हमेशा मंत्रिमंडल की सलाह लेता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो मंत्रिमंडल की सलाह न ले। इसके मतलब ये हुए कि उसी परंपरा का पालन हम यहां करेंगे। हम ऐसे मानेंगे, मानो 74 में ये लिखा है कि अपने प्रत्येक कृत्य को करने से पहले राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से सलाह लेगा और उसी के मुताबिक काम करेगा। हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, इसके अलावा पढ़ने का कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर और तरीका इस्तेमाल किया तो राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत नहीं है कि वे अपने द्वारा चयनित तरीके से देश का शासन चला सके, क्योंकि हर बार उन्हें विधायी समर्थन चाहिए होगा। और ये नैतिक दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने सिस्टम जहां से लिया वहां मोनार्क कभी भी मंत्रिमंडल की सलाह के बिना काम नहीं करता है। तो संवैधानिक प्रावधान इसे बना रहे हैं क्या, फॉर्मल हेड। लेकिन अभी एक एस्पेक्ट और बचा, वो एस्पेक्ट कौन सा है कि राष्ट्रपति जब क्या करेंगे, करवाएंगे दूसरों से काम, क्योंकि सारे काम तो वो खुद नहीं कर सकते, तो दूसरों से करवाएंगे। और जब दूसरों से करवाएंगे तो यहां 74 सलाह देता है, 74 उन्हें सहायता देता है, तब जब वे खुद जिन कामों को करना है उन्हें करते हैं, और जब वे काम जो वे करवाएंगे दूसरों से, वे काम जब किए जाएंगे तो अनुच्छेद 77, तब 77 से सहायता मिलेगी। तो 77 और 74 की बची हुई बात कल करके, ईश्वर चाहेगा तो कल ये समाप्त हो जाएगा।